देखिए, कोरोना में आंकड़े में थोड़ा बहुत भेद मतभेद तो हो सकता है, मगर ये मानने की ज़रूरत है कि कोरोना वापस फिर से तेज़ी के साथ अपनी गति बढ़ा रहा है और सब सरकार को भी सचेत होना चाहिए और हम सबको भी सचेत होना चाहिए। थैंक यू सर। आप सबको धन्यवाद। और प्रेस का विषय बिंदु है, ख़ास तौर से एक बिंदु जिस पे राष्ट्रीय स्तर में चर्चा भी हो रही है और एक पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा भी है। कुपकर गठबंधन और कांग्रेस के बीच जो गुप्त समझौता हुआ है, ये समझौता अपने आप में न केवल इसको कांग्रेस कभी स्वीकार करती है, कभी इनकार करती है, मगर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल होने का उनका अवसर मिलता है तो शामिल भी होते हैं और आपस में मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी होती है। कांग्रेस की भूमिका और रुख 370 को लेकर और स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ कहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इनके प्रवक्ताओं ने अलग विषय कहा है। ये जो गठबंधन है, गुपकर गठबंधन पीपुल्स अलायंस, ये पीपुल्स अलायंस ना होकर एंटी पीपल अलायंस है और इसके सारे नेता, जो गुपकर गठबंधन के सारे नेता हैं, उनके बयान आप देखेंगे तो राष्ट्र के विरोधी बयान लगातार आ रहे हैं, जो आपके भी ध्यान में आए होंगे और देश भी इस पर चिंतित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 11 अक्टूबर को 2020 को जो बयान दिया था, जो एक टीवी चैनल में बातचीत में कहा कि हम चीन की मदद से, ये अजीब बात है कि इस देश में रहते हुए भी चीन की मदद से अनुच्छेद 370 वापस कर लेंगे। ये बयान एक जवाबदार नेता का है, फारूक अब्दुल्ला। दूसरा बयान 23 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती का है, जिन्होंने कहा था हम उस वक्त तक तिरंगा हाथ में नहीं उठाएंगे जब तक हम 370 वापस नहीं करा लेंगे। ये बयान बताते हैं कि कश्मीर और कश्मीर को लेकर जो बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी के नक्शे कदम में चलते हुए वहाँ के युवा नेता जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के नेता हैं, जहांजेब सिरवार ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद जो बाइडेन से आर्टिकल 370 वापस लेने के लिए हम आग्रह करेंगे। तो ये परिस्थिति इस देश में आ रही है कि कभी चीन की बात, कभी पाकिस्तान की बात, कभी अमेरिका की बात। आर्टिकल 370 के लिए कहाँ तक जा सकते हैं कि चीन की मदद लेने की भी तैयारी है। फारूक अब्दुल्ला का ऐसा बयान पहली बार नहीं आया है। राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, आतंकी मकबूल भट्ट के साथ उनके रिश्ते रहे हैं। नौजवानों के हाथ में, ये गठबंधन के लोग जो कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर और बंदूक थमाते हैं और उनके ही बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। कांग्रेस की सफाई आई, कांग्रेस का सफाई की गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है, ये पूरी तरह से बेतुका है, तथ्य से परे है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा थी, अभी भी है, और कांग्रेस के कश्मीरी नेताओं के बयान से स्पष्ट है कि दोनों मिलकर, कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ गुपकार जो डिक्लेरेशन के मेंबर हैं, वो सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। चिदम्बरम ने और गुलाम नबी आज़ाद ने 370 की बहाली के लिए सार्वजनिक रूप से मांग रखी है और उसके लिए अपनी बात रखी है। 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस समिति ने गुपकार गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की थी। ये तारीख वो है जिसमें बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में। गुपकार जो गठबंधन है उसका नाम भी बहुत ही रोचक है। जिस गली में अब्दुल्ला का मकान है वो गुपकार गली कहा जाता है और उस गुपकार गली में मकान होने की वजह से वो जो गठबंधन बना था, उस गठबंधन का नाम भी गुपकार गठबंधन के नाम से हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स मूवमेंट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी, ये 8 पार्टियां उसमें शामिल हुई थी। और उसमें जो समझौता हुआ था
370 और 35A की वापसी की लड़ाई को एक साथ लड़ने के लिए ये गठबंधन का निर्णय हुआ। इसके पहले 4 अगस्त 2019 को, ये बात है 19 को ये गुपकार के लिए इनका पहला एग्रीमेंट हुआ, मगर उसका औचित्य समाप्त इसलिए हो गया कि 5 तारीख को केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को 35A और 370 को वापस करने के लिए संबंध में विधेयक पास किया और कानून बना दिया। 15 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर के गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर यह डिक्लेरेशन की बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ कि डीडीसी का चुनाव हम एक साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने 370 को लेकर जो टिप्पणी की उसका उपयोग, राहुल गांधी 370 के बारे में जो बात करते हैं उसका उपयोग पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किया। चिदम्बरम ने 370 बहाली की बात की। शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच में जाकर हिंदुस्तान की बुराई की। मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को हटाने की मुहिम की गुहार लगाई थी और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया था कि नरेंद्र मोदी को कैसे हटाया जा सकता है। सोनिया गांधी ने बडला हाउस पे आतंकी की मौत पर आंसू बहाए थे और कांग्रेस के नेताओं ने संसद पर हमले में दोषी आतंकी अफजल की फांसी रोकने के लिए आधी रात अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। ये अजीब गठबंधन दिख रहा है देश विरोधी ताकतों का, आतंकवादी गतिविधि से जुड़े हुए राजनीतिक दल का, और एक राजनीतिक दल जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहता है, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज़्यादा समय सत्ता में रहने वाली पार्टी है, जिसका नेतृत्व बिखर चुका है। आज किसी को ये नहीं मालूम कि उनके अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं। 1.5 साल से कार्यकारी अध्यक्ष बन रहा है। बिहार के चुनाव के बाद उनका आत्मविश्वास और लड़खड़ा गया है। अब इस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जिस प्रकार उनका समझौता और मेलजोल बढ़ रहा है, ये देश के लिए चिंताजनक है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में लूट के लिए कुछ परिवारों को छूट मिल जाए। उसमें अब्दुल्लाओं को, मुफ्तियों के परिवार और गांधी परिवार से जुटे हुए लोगों को, जो लगातार आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में लूट कर रहे थे, उन्हें लूट का रास्ता मिले। ये स्थिति कांग्रेस की है और कांग्रेस इस स्थिति को ना अभी तक स्पष्ट किया है, ना उन्होंने जो घोषित हुआ डीडीसी का चुनाव घोषित हो गया है। डीडीसी के चुनाव में गठबंधन के साथ कांग्रेस को भी उस गठबंधन में शामिल करके 2 लोग डीडीसी की सीट चुनाव लड़ने के लिए दी गई है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा जिला विकास परिषद के चुनाव में इन्होंने गुपकर संगठन के साथ समझौता किया है। और ये राष्ट्र विरोधी संगठन जो देशभक्ति की बात करते हैं, अलगाववादी ताकतों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर की हालत में जो 14 महीनों में परिवर्तन आया है, 370 और 35A की निरस्त के बाद जो माहौल बदला है, उस माहौल को ख़राब करने के लिए साजिश चल रही है। और इस साजिश को देश के सामने बेनकाब करने के लिए निश्चित रूप से राष्ट्रव्यापी इस प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सभी जगह किए जा रहे हैं। और मैंने आप सबको इसी मुद्दे को लेकर आज आमंत्रित किया। इस विषय को लेकर या अन्य विषय को लेकर कुछ पूछना चाहें तो आमंत्रित। लव जिहाद के लिए कानून की व्यवस्था, चूँकि इस व्यवस्था को क्रियान्वयन करने की जवाबदारी राज्य सरकारों की है कि वहाँ के कानून के अनुसार उसको किया जाए, तो लव जिहाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वो राज्य अपने स्तर में दबावपूर्वक, छलपूर्वक, भेदभावपूर्वक जो शादी करने की प्रक्रिया होती है और शादी के बाद धर्मांतरण की बात होती है और धर्मांतरण के बाद तो कई परिवारों की हत्या हो जाती है। तो ये एक प्रकार से लव जिहाद एक षड्यंत्र के रूप में इस देश में हो रहा है। कोई मर्जी से शादी करता है एक अलग बात है, मगर भय, आतंक से, डर से जो शादी होती है, वो सांप्रदायिक विचार को लेकर जो शादी होती है, उसका विरोध। मुख्यमंत्री को लव जिहाद की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। वो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, यदि कोई कंसेंट से कहीं शादी होती है
परिवार में सम्मान के साथ सम्मिलित होते हैं उन परिवारों का स्वागत होता है। मगर जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में और जिस प्रकार पाकिस्तान और अल्पसंख्यक जहाँ पे हिंदू है वहाँ जिस प्रकार दबाव डालकर प्रताड़ित करके जिस प्रकार शादी की जा रही है और जिस प्रकार एक पूरी सांप्रदायिक भाव को लेकर जिस प्रकार दबाव बना के उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। सामान्यतः कोई सहमति से अपनी शादी करता है और किसी परिवार में जाता है, सम्मान मिलता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। कानून की ज़रूरत पूरे देश में है, पूरे अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इसमें कानून बनाए। मध्य प्रदेश कानून बना रहा है, महाराष्ट्र कानून बनाएगा। थैंक यू सर। कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। धान की खरीदी में आज पूरे छत्तीसगढ़ में आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा धान की कटाई हो गई, मिसाई हो गई, घर पहुंच गया। और बारिश कब है कि रोज़ बारिश हो रही है, खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है। इनको 1 नवंबर से आते आते 1 दिसंबर हो गया और बड़े बड़ी घोषणा करने के बाद नंबर 2 जिनको कहा जाता है, ऐसे मंत्री ने तो ये कहा था कि पूरा 1 किस्त, 2 किस्त और 3 और चौथी किस्त धान की पूरी किस्त 1 नवंबर के पहले नहीं मिला तो मैं पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब किसान इंतज़ार कर रहा है इस्तीफ़ा देने की स्थिति बनती है या किसानों को 1 नवंबर तो चला गया, 1 दिसंबर के पहले या धान खरीदी के पहले क्या उनको चौथी किस्त मिल पाएगी। और दूसरी बात, इस बार धान खरीदी के लिए अभी से रोने लगे हैं, अभी से वारदाना की बात होने वाली लगी है, अभी से कहने लगे केंद्र सरकार वारदाना। और केंद्र सरकार ने तुम्हारा कोटा 40 से बढ़ा के 60 यानी 90 लाख मीट्रिक टन का तो पहले दिन ही कर दिया। 1-1.5 महीना पहले तुमको सूचना कर दिया कि पूरी धान केंद्र खरीदने वाली है भाई। इसके बाद भी हाथ पे डाल के बैठे हो कि बारदाना की इकट्ठा करने की जवाबदारी, उसके ऑर्डर देने की जवाबदारी, एडवांस पेमेंट करने की जवाबदारी राज्य सरकार की होती है कि वो जूट मिल से अलग अलग जूट के बहुत सारे कलकत्ता में बड़े बड़े उसके मैन्युफैक्चरर हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट बहुत पहले हो जाता है, पहले से एडवांस चली जाती है। इस प्रकार उनकी तैयारी होनी चाहिए। मगर ये तो सिर्फ और सिर्फ ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, किसानों की चिंता करने की नहीं है। और एक के बाद जो हालत ख़राब होगी, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, 1 दिसंबर के बाद जितनी सोसाइटी हैं वहाँ जो हाल होने वाला है वो बहुत बुरी स्थिति बनेगी। ये परिस्थिति निराशा दिखा रहा है और एक प्रकार से डेमोक्रेटिक यदि प्रोसीजर स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये देश के लिए लंबे समय तक इंतज़ार था कि जिला स्तर की बॉडी बने और वहाँ के डेवलपमेंट का काम 4 लोगों के हाथ में जो था, 2 परिवारों के हाथ की मुट्ठी में कैद था। वो पंचायत के चुनाव होने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट बॉडी के चुनाव के बाद ये शक्ति पंचायत और ज़िला पंचायत में चली जाएगी। तो ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है कि नीचे स्तर के लीडरशिप डेवलप होंगे और वहाँ के जो बेहतर डेवलपमेंट का एक वातावरण का निर्माण हुआ है उसमें आम आदमी की भागीदारी होगी। और यही बेचैनी पाकिस्तान की है और ये पाकिस्तान सपोर्ट करके जिस प्रकार से बड़ी गतिविधियों करने के लिए वहाँ से आतंकवादी प्रशिक्षित करके भेज रहे हैं, चुनाव में बाधा डालना चाहते हैं। लॉकडाउन के दौरान कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, लॉकडाउन के कारण जो लोग आए हैं इसलिए अपराध बढ़ गया। अपराध इसलिए बढ़ गया है कि पुलिस को दूसरे काम में लगा दिया आपने। पुलिस को पुलिसिंग के लिए, पुलिस को दूसरे कामों के लिए, नक्सल मूवमेंट के लिए लगाएं। पुलिस को यदि दूसरे काम में आप लगाओगे और उनका गलत उपयोग होगा तो इस प्रकार से जो गतिविधियां जो बढ़ रही हैं उसका मूल कारण गृह मंत्री जी को समझ में आना चाहिए। अवैध शराब का धंधा पूरे छत्तीसगढ़ में है। कोई गांव, कोई गली, कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक नहीं बचा है जहां खुलेआम, चोरी छुपी की बात नहीं कर रहा हूँ, खुलेआम सट्टा जुआ सरकार के सहमति के साथ हो रहा है। जब सट्टा होगा, जुआ होगा, अवैध शराब होगा, शराब के साथ साथ झगड़े होंगे तो इस प्रकार की घटनाएं अपने आप बढ़ती है। इसके लिए
कानून व्यवस्था बनाने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस की धमक बनी रहे और पुलिस की जो ख़ास तौर से इनको जो विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है कि पुलिस को कि किस प्रकार उस क्षेत्र को बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप दिया जाए, तो पुलिसिंग की व्यवस्था ही ध्वस्त होती जा रही है। सर, ये कोरोना बार बार डिनाई कर रही है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं है। आप यदि किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिस गठबंधन की बात हम कर रहे हैं उस गठबंधन की बैठक में जो अब्दुल्ला के निवास में उपकार गली में होता है उसमें इनके 2 कांग्रेस के नेता शामिल होते हैं। इनके एक नेता बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि हम गठबंधन के हिस्सा हैं, गठबंधन में हमें 2 सीट मिली है और हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के कांग्रेस के नेताओं ने ही इस बात को प्रत्यक्ष रूप से माना है। अब ऐसे में जो कश्मीर में चुनाव है वहाँ क्या परिस्थितियाँ देख रहे हैं? नहीं, देश कश्मीर की जनता को ने स्वागत किया है पिछले 12 महीनों में और मुझे लगता है कि पूरा जो एक नया वातावरण निर्मित हुआ है जम्मू कश्मीर में वो इन सारे संगठन की मिलने के बाद भी राष्ट्र विरोधी ताकतें पराजित होगी, ये निश्चित है। लगातार कह रही है कि जब आप लोगों ने सरकार बनाई बीजेपी के साथ तब वो जो है राष्ट्र विरोधी नहीं थे, लेकिन जब कांग्रेस के साथ अलायंस करी तब वो राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है और इस प्रश्न में चाहता भी था कि ये प्रश्न आ जाए। जो गुपकार डिक्लेरेशन हुआ है, देश के लिए खतरनाक स्थिति तब बनती है जब किसी राजनीतिक दल की निराशा और कुंठा इतनी बढ़ जाती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं होती। ये हालत तब आए जब देश में गुपकार का 8 दलों के साथ समझौता होता है और इस समझौता के साथ ये दल भी शामिल होते हैं और शामिल होकर कहते हैं कि 370 और 35 का हम विरोध करेंगे। इसके बाद तो उस राजनीतिक दल का के देश प्रेम की भावना और बाकी विषय के बारे में चर्चा करना ही कठिन है। उस समय तक जब हमारे साथ समझौते हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर राजनीति कर रहे थे। आज कांग्रेस उनके शर्तों पर राजनीति करने के लिए समझौता रिकॉर्ड में करने जा रही है। ऑन रिकॉर्ड है, ये बात कोई ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। ये उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में राष्ट्र विरोधी साजिश है। छत्तीसगढ़ वापस आए थे, वो अब वापस पलायन कर रहे हैं, क्या करें? सरकार ने ना उनके आने के समय इंतज़ाम किया, ना उनके खाते में जो बाकी राज्यों ने 1000-2000 रुपये डाले उसकी व्यवस्था की, ना उनके इलाज के लिए कोई चिंता की। और वो मज़दूर आ तो ज़रूर गए मगर उनको लगा कि सरकार कोई मदद करने को तैयार नहीं है, ना रोज़गार के अवसर प्रदान कर रही है। आज धान कटाई के समय कभी पलायन नहीं होता। ये पहली बार इतिहास में दिख रहा है कि धान की कटाई चल रही है एक तरफ और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस को उनकी गाड़ियों को जब्त करना पड़ा, रोकना पड़ा। 3 बस में सैकड़ों मजदूर को रोका गया। ऐसे सभी ज़िलों में, जांजगीर जिला का भी वही हाल है। चांपा, जांजगीर से लेकर बिलासपुर और सभी जगह पलायन की शुरुआत हो गई है। Put a hold on all real-world transactions. And finally, in competition with Amazon and Google, Chinese search engine giant Baidu revealed its own voice-controlled smart speaker. The Raven H has a detachable remote that comes with an LED display. And so you can see that wherever you are in the room, there's a robotic arm version too. The UK's anti-bullying week is now coming to an end. But behind closed doors, computer screens and even smartphones, the bullying that some encounter in the school playground still lives on after hours. After I did come out, I then received online anonymous messages from an account set up to message me telling me I should kill myself because obviously they didn't agree with my sexuality. It destroyed me because not only was the bullying happening at school, it had followed me to my home, it had followed me to my room, my safe space, the place that I feel happy, the place that I am myself. I suddenly couldn't be anymore. Thomas moved schools and went on to become one of Facebook's anti-bullying ambassadors, a scheme funded by the social network to train up pupils to provide peer-to-peer support within secondary schools.
it's really important to have someone there because it's someone they know they can come to as well, and with the ambassadors being their generation, children are more likely to come to us and know that they're there for them because we're their age, we have similar interests, so they can come to us much easier. But with so many different places to communicate, the problem is hard to police, hard to monitor and hard to solve, as those at the front line of dealing with cyberbullying attest. I think our concern is just how awful the things are that people write. It's very, very sad, but we do regularly see those sorts of comments about everyone hates, go kill yourself, those sorts of things, which I can't imagine would really happen often in a face-to-face. As the big and small players try to overcome the issue, one British company has big ambitions. They want to get their software on every single child's device before they use it for the first time. Safe2Net don't like to refer to their software as parental control because they feel that that could put people off. Some of the functions, though, could be considered that. For example, monitoring the amount of time that your children are online and limiting that however you see fit. You can block devices, you can block websites. But it also is planning on upping the game of what these sort of products can do by adding a bit of artificial intelligence. By later this year, it's going to be aiming to start to track the behavioural changes so that they can preempt any bullying before it actually happens. It aims to understand context, providing triggered alerts for parents rather than letting them actually spy. So one of the ways that we identify when children are trending sad and maybe even depressed is they stop posting selfies of themselves because they've lost that self-confidence. So our software is designed to be able to pick up those trends and recognise again there's a change in behavioural pattern. So we're identifying cyberbullying abuse, aggression, sextortion, grooming and other predatory risks. Great if it works, but of course it's all really about human behaviour. Culturally, we obviously do have an issue that young people believe that you can behave this way online. We need to send a very clear message you don't, and I think it takes all of us to work together, educators, parents and tech companies, to make sure that children understand that. So whilst none of the solutions may be foolproof, maybe these ideas together could make cyberbullying a lesser problem in the future than it is today. Apple has been massively popular here in China, but that popularity has started to wane, and that's mainly thanks to an increase in good quality Chinese smartphones. Now that's caused a problem for the thousands of small businesses here which have become dependent on China's obsession with iPhones. Danny Vincent has spent some time with one of the country's unofficial Genius Bar workshops who've become dependent on Apple's success. Liu Weiting and Huang Feng are migrant workers from southern China. 10 years ago, they moved to Beijing to join China's tech boom. For this family-run business, their fortunes are linked to the rise and fall in popularity of the Apple iPhone. They fix more than 10,000 iPhones a year. We can basically fix every problem, big or small. We fix Apple products. Our main business is to upgrade iPhone storage. We have been seeing lots of customers. Many of them don't want to change a phone yet, but they want to upgrade the storage. China and Apple have had an on and off relationship. This is the second biggest market for the American tech firm. But Apple has lost much of its luster in China. Until recently, the company faced back-to-back declining sales. It's losing ground to Chinese competitors. Other brands have taken certain market share from Apple. That's why Apple's sales aren't that great anymore, a lot worse than before. One possibility is that it's much more expensive than Chinese brands. At the same time, Chinese brands are also made well, of good quality, so many people choose Chinese brands. This means fewer customers for Huang Feng. It's just too expensive. iPhone 8 is the same as iPhone 7. The only difference is wireless charging. Others are more or less the same, so iPhone 8 isn't popular. iPhone 7 isn't that popular either. Apple generates 25% of its profit in China. The launch of the iPhone X marked a return to growth in the country.
but Chinese-made apps are dominating the market. Apple has struggled to integrate into China's ecosystem. Many users are now opting for cheaper Chinese brands equipped with high-end features. People in cities that have low consumption, 4-tier cities or cities below, would choose Chinese brands, cheap phones mostly. Like the countryside I am from, people tend to buy low-end phones like Oppo, Bubugao and Huawei. Apple is still the 5th best-selling phone in China, but now Chinese brands are aggressively moving into the international market. I feel some brands, Chinese brands, are selling overseas. For example, Huawei phones are being sold to foreign countries. They are quite good. 2 years ago, China was expected to overtake the US, becoming Apple's biggest market. Workers like Liu Weiting are hedging their bets. How big a market share Apple is going to take in China is difficult to predict. If Apple can keep its system and its looks at the same time change to be more attractive to customers, it will still have quite a big market share. No one can live without a phone. So if you work in the phone industry, you will have a market. Even back when China was just known for manufacturing other countries' devices, it was still growing some pretty strong tech brands to serve its own enormous population. Take WeChat. It's an app used by nearly 900 million people here in China. Now, it's a bit like WhatsApp, but you can do so much more with it. You can order a taxi or a food delivery. You can even take part in spotted dating, Tinder style. But what's amazing is, where you might struggle to use a credit card here, even the smallest shops will accept payments through WeChat, even when they don't take cash. This is the easiest peer-to-peer payment system I think I've seen. To pay someone else, you just get WeChat to generate a QR code, which the other person scans, and the money is transferred from your account to theirs. Behind WeChat is one of China's biggest tech companies, Tencent, probably the biggest company that you've never heard of. And just like Facebook, Google and the like in the West, Tencent is racing to develop ways to try to make sense and make use of all the interactions, words and pictures that are shared on the service every second. The brand new artificial intelligence lab here in Shenzhen is full of young minds trying to apply machine learning research to understanding images. And they're coming up with similar results to those that we've seen previously from companies in the West. Here's an app that's learning how to identify different objects in a picture. At the moment, just rectangular books. But here's one which tries to work out what you're wearing, presumably so it can sell you more of the same. You see, as soon as you can isolate objects within the image, you can give them special treatments. Now that could be for novelty reasons, a bit like what we see Snapchat do, or for more useful things like intelligently applying different effects to different parts of the image, maybe to darken the background and lighten the subject. In a video chat, it's faces that are surely the most important parts of the picture. By spotting and isolating them, they can be turned into 3D models, which might form your avatar for times when the video link won't work. In fact, they're working on the whole body here, identifying limbs and joints, which can also form part of a 3D reconstruction. Just don't ask to see the raw data. Delightful. And for times when the video is not clear or it's too compressed, here's some work to increase the resolution, adding back in missing detail by looking for clues for what was lost over several frames of video. But this lab aims to go further than just understanding the images on our social feeds. Before the plane was invented, people couldn't imagine a time when humans could fly. Only after its invention, we now understand that it is possible. So the same needs to happen with AI. Instead of just simply improving efficiency of what we can do today, we need a big breakthrough that will go beyond our imagination. And if nothing else has impressed you, then here's a new feature which will analyze your photos, write a description of them, and then wrap them. Yes, wrap them. Word to your mother.
It seems that Tencent is working really hard to catch up with the West, exploring AI's applications in lots of areas at once. These lunchtime power naps are commonplace here in China and probably necessary to enable workers to keep working late into the evening. And they'll certainly need a lot of energy because Tencent is trying to break out of China. It's bought a stake in Snapchat and also in Tesla, which is itself working heavily on image processing to help its fleet of semi-autonomous cars to understand the world around them. And I'm not just talking about semi-autonomous cars. No, Tesla now has a new truck. Here's Dave Lee in Los Angeles. You've really got to hand it to Elon Musk. When people are telling him he can't do something or that he's doing too much, what does he do? He goes and launches an enormous electric truck. And here it is, the Tesla Semi. He says it will go 500 miles on a single charge. Carrying the heaviest load allowed on US roads, it will do 0 to 60 miles per hour in 20 seconds. On the left, the thing that looks like it's not moving is a diesel truck. As you might expect, it comes filled with a host of Tesla technology, including autonomy. This thing will change lanes on its own. Now a diesel truck is twice as expensive as a Tesla Semi. If you move from diesel to electricity, which is significantly cheaper, those costs will be significantly cheaper, and these trucks could pay for themselves in just a couple of years in theory. Other companies are trying to pull off the electric truck. Cummins is a truck firm that has been around for more than 100 years, and it unveiled its own electric truck recently, but that one only has a range of 100 miles per charge, of no interest to any serious trucker. In classic Steve Jobs style, Elon Musk had one more thing for the Tesla faithful. So the Tesla fans that came here today certainly expected to see a lorry. What they weren't expecting to see was a new Roadster, and that certainly got this energetic crowd extremely excited. The bad news for Tesla fans is that the Roadster won't be on the road until 2020. And that's it from China for the moment. There is absolutely no doubt that we'll be back pretty soon. In the meantime, you can catch all the backstage fun and photos on Facebook and on Twitter at BBC Click. Thanks for watching, and we'll see you soon.